In continuation of the last videos on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, the first topic in this video we are going to take up is प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। 298 केल्विन पर विभिन्न तनुताओं पर कुछ विशिष्ट विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं के मान निम्न सारणी में दिए गए हैं। अगर हम इस सारणी का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि HCl, KCl और NaCl आदि विद्युत अपघट्यों की साधारण सांद्रता पर भी तुल्यांकी चालकता का मान बहुत उच्च होता है और तनु करने पर इनकी तुल्यांकी चालकता में कोई तीव्र परिवर्तन नहीं होता है। KCl n/10 विलियन की तुल्यांकी चालकता 129.0 है तथा n/1000 विलियन की 149.9। इस प्रकार के विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जबकि CH3COH व NH4H आदि का उच्च सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता का मान कम है तथा तनु करने पर उनकी तुल्यांकी चालकता में तीव्रता से वृद्धि होती है। CH3COOH n/10 विलियन की तुल्यांकी चालकता 5.2 तथा n/1000 विलियन की 49.2 है। इस प्रकार के विद्युत अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। यदि स्थिर ताप पर विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकताओं को सांद्र के वर्गमूल के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो हम देखते हैं इस चित्र के अनुसार कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे KCl Na2SO4 के आलेख विशेष रूप से लगभग सीधे यानी ऑलमोस्ट लीनियर हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COH के ये आलेख लीनियर नहीं है बल्कि नॉन लीनियर हैं। अतः ये विद्युत अपघट्य जो लीनियर आलेख देते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जबकि नॉन लीनियर आलेख वाले दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कॉलरॉश ने प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए विभिन्न तनुता पर तुल्यांकी चालकता के लिए एक सूत्र दिया था जो कि निम्न है: λc = λ infinity - b/√c, जहाँ b एक स्थिरांक है, लैम्डा इन्फिनिटी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा λc सांद्रता c पर तुल्यांकी चालकता है। कॉलरॉश का नियम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए उपयोगी नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता का चरम मान यानी लिमिटिंग वैल्यू अनंत तनुता पर आलेख को एक्स्ट्रापोलेट करने पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यह एक्स्ट्रापोलेशन विधि काम में नहीं ला जा सकती। जैसे कि अगर हम CH3COH के ग्राफ से देखें तो स्पष्ट है कि शून्य सांद्रता के लगभग यह जो ग्राफ है वह y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तनुता पर तुल्यांकी चालकता में वृद्धि केवल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में वृद्धि के कारण होती है। अतः ये बात स्पष्ट है कि तुल्यांकी चालकता का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। इस तनुता पर आयनन की मात्रा भी निश्चित होती है, इसलिए किसी तनुता पर यदि तुल्यांकी चालकता का मान λV आयनन की मात्रा अल्फा और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इन्फिनिटी हो तो अल्फा = λV/λ इन्फिनिटी, अथवा अल्फा = किसी दी गई सांद्रता या तनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, लेकिन यह केवल दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे CH3COOH और NH4H आदि के लिए ठीक है और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए चालकता मापन एक अच्छी विधि है, परंतु प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए सभी सांद्रताओं पर पूर्ण आयनन होता है। अतः सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अतः प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए λV/λ इन्फिनिटी आयनन की मात्रा का मान न होकर चालकता अनुपात को बताता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टवॉल का तनुता नियम यानी ओस्टवॉल्स डाइल्यूशन लॉ। अरेनियस द्वारा समझाए गए आयनिक साम्य पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का उपयोग करके ओस्टवॉल ने एक तनुता नियम प्रतिपादित किया, जिसे ओस्टवॉल तनुता का नियम कहते हैं। माना कि AB एक सामान्य अपघट्य है। AB को जल में घोलने पर इसका वियोजन निम्न प्रकार होता है। AB देता है A कैटायन + B एनायन। यदि AB की सांद्रता C मोल प्रति लीटर हो तथा वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो साम्य अवस्था पर सांद्रता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में AB की सांद्रता C है और A कैटायन और B एनायन की मात्रा 0 है, जबकि साम्य अवस्था पर हम देखते हैं कि AB की मात्रा C (1 - अल्फा) हो जाती है
और ए कैटायन और बी एनायन की मात्रा सी अल्फा ईच होती है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार के जो कि कांस्टेंट है, के का मान है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एनायन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, और के बराबर है सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी विद इन द ब्रैकेट्स 1 माइनस अल्फा, और के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू सी। समीकरण 33 ओस्टवाल तन्यता सूत्र कहलाता है। के आयनन स्थिरांक अथवा वियोजन स्थिरांक यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। यदि अल्फा का मान 1 की तुलना में बहुत कम हो तो 1 माइनस अल्फा को हम बराबर 1 के भी ले सकते हैं। अतः के का मान हो जाता है अल्फा स्क्वायर अपॉन सी, के का मान हो जाता है अल्फा स्क्वायर इंटू सी, और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी, और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी, क्योंकि अगर हम के का मान हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ जाता है, इक्वलिटी का चला जाता है। समीकरण 39 के अनुसार एक निश्चित ताप पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके विलयन की सांद्रता के वर्गमूल पे व्युत्क्रमानुपाती होती है अथवा आयतन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अतः अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी। एक सामान्य विद्युत अपघट्य ए एक्स बी वाई के लिए भी वियोजन स्थिरांक व वियोजन की मात्रा में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। यदि सी मोल प्रति लीटर प्रारंभिक सांद्रता हो तो ए एक्स बी वाई का वियोजन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में ए एक्स बी वाई की सांद्रता सी होती है और ए कैटायन और बी कैटायन की 0, जबकि साम्यावस्था में ए एक्स बी वाई की सांद्रता सी विद इन द ब्रैकेट्स 1 माइनस अल्फा और ए कैटायन और बी एनायन की सांद्रता सी अल्फा और एक्स अल्फा और वाई अल्फा होती है। इस अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार के का मान आता है के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर प्लस वाई विद इन द ब्रैकेट्स रेज टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर माइनस एक्स विद इन द ब्रैकेट्स रेज टू द पावर वाई अपॉन concentration of AX BY is equal to K is equal to XC alpha within raised to the power X within the brackets into YC alpha raised to the power Y upon C into 1 minus alpha, और K is equal to X raised to the power X Y into raised to the power Y into alpha X plus Y into C raised to the power X plus Y minus 1 और अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओस्टवाल समीकरण 38 ओस्टवाल तनुता नियम का एक व्यापक सूत्र है जिसे प्रत्येक प्रकार के विद्युत अपघट्य जैसे एक एक संयोजी ए बी, एक द्विसंयोजी ए टू बी, एक संयोजी ए बी टू आदि के लिए काम में लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं ओस्टवाल तनुता नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओस्टवाल नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए अरेनियम द्वारा वियोजन की मात्रा के लिए दिए गए सूत्र समीकरण 31 का उपयोग करते हैं, और समीकरण 31 से अल्फा का मान समीकरण 33 में रखने पर जो मान हमें प्राप्त होता है वो है के इज इक्वल टू अल्फा वी अपॉन अल्फा इन्फिनिटी विद इन द ब्रैकेट्स होल स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा वी अपॉन अल्फा इन्फिनिटी, और के इज इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर इंटू सी अपॉन अल्फा इन्फिनिटी इंटू विद इन द ब्रैकेट्स अल्फा इन्फिनिटी माइनस अल्फा वी। किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट सांद्रताओं का सी पर तुल्यांकी चालकता के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता लैम्डा इन्फिनिटी का मान मूलक कोलरॉश के नियम के अनुसार बराबर होता है लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा सी इन्फिनिटी प्लस लैम्डा ए इन्फिनिटी, यानी लैम्डा इन्फिनिटी का मान होता है लैम्डा कैटायन इन्फिनिटी प्लस लैम्डा एनायन इन्फिनिटी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लैम्डा इन्फिनिटी, लैम्डा वी तथा सी के मानों को समीकरण 39 में प्रतिस्थापित करके विभिन्न सांद्रताओं पर के का मान ज्ञात किए जाते हैं। के के ज्ञात मान उचित रूप से स्थिर पाए जाते हैं। के के मानों का स्थिर पाए जाना ओस्टवाल के नियम को सत्यापित करता है। एसिटिक एसिड के वियोजन स्थिरांकों में कुछ मान सारणी में दिए गए हैं जो ओस्टवाल के नियमों का प्रायोगिक सत्यापन है। अतः हम देखते हैं कि ओस्टवाल के तनुता नियम द्वारा अरेनियस के विद्युत अपघटनी सिद्धांत को बहुत बल मिला है। अरेनियस सिद्धांत की पुष्टि के लिए और भी कई प्रमाण दिए जा सकते हैं,
जैसे प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का स्थिर होना, विलयन में अभिक्रियाओं का आयनिक होना, तुल्यांकी चालकता का तनुता के साथ बढ़ना आदि। अब हम आते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के सिद्धांत के ऊपर। ओस्वाल्ड तनुता का नियम प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं हो सकता था तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अधिक सांद्रता पर यह नियम विचलित होता है, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान स्थिर नहीं आता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इस असंगत व्यवहार को समझाने के लिए सदरलैंड ने 1906 और बैरून घोष ने 1918 आदि वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनुमानित सूत्र सुझाए हैं। तो अगर हम देखें कुछ अनुमानित सूत्र जो ए बी देते हैं कैटायन ए और बी एनायन को, तो इसके लिए कुछ सूत्र दिए गए हैं। ओस्वाल्ड का नियम है K = अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी। वॉनथॉफ का नियम है K = अल्फा स्क्वायर अपॉन विद इन द ब्रैकेट्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर वी। वॉकर का सूत्र है K = अल्फा क्यूब अपॉन विद इन द ब्रैकेट्स 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर वी। और कॉलरॉश का सूत्र है लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा वी अंडर रूट वी = K, जबकि घोष का सूत्र है क्यूब रूट ऑफ वी लॉग अल्फा = K। किंतु हम देखते हैं कि इनमें से किसी भी सूत्र से संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो सके, क्योंकि सभी तनुता के एक सीमित पारस में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इन सूत्रों की व्युत्पत्ति में विद्युत अपघट्यों के असंगत व्यवहार के वास्तविक कारणों को सम्मिलित नहीं किया गया था। 1923 में डेबाय और हक्कल ने प्रबल विद्युत अपघट्यों का एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया था तथा बाद में ऑनसैगर ने इसमें संशोधन किया। डेबाय हक्कल का सिद्धांत सभी तंतुओं पर प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित रहते हैं, लेकिन क्रिस्टलों के रमन स्पेक्ट्रा सेल दैट इज रमन स्पेक्ट्रा एक्सरे विश्लेषण तथा वाष्प दाब आदि से ज्ञात हुआ कि ये ठोस अवस्था में भी आयनित रहते हैं तथा अधिक सांद्रता पर कुछ अनआयनित भाग भी पाया रह जाता है। अतः पूर्ण आयनित के स्थान पर यह कहना उचित होगा कि सभी सांद्रताओं पर प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं, ना कि पूर्णतः आयनित अवस्था में। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अनुपात लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी आयनन की मात्रा नहीं होकर चालकता अनुपात है। जब विद्युत संयोजक यौगिक जल में घोले जाते हैं अर्थात तनुकरण किया जाता है, तो यह मानना उचित है कि आयनन जो पहले से ही ठोस अवस्था में जब तनुकरण किया जाता है तो यह मानना उचित है कि आयन जो पहले से ही ठोस अवस्था में है ये विलयन में विचरण के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत धारा का चालन करने के योग्य हो जाते हैं। विलयन का तनुकरण करने पर तुल्यांकी चालकता में वृद्धि आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण होता है। जब विद्युत अपघट्य का विलयन अनंत अनुता पर होता है तब आयन काफ़ी दूर दूर और अलग हो जाते हैं तथा एक दूसरे पर नगण्य प्रभाव डालते हैं। जब विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तब आयन पास पास आते हैं और अंतर आयनिक आकर्षण विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप आयनिक चालें घटती हैं तथा तुल्यांकी चालकताओं में कमी आती है। इस प्रकार बढ़ती हुई सांद्रता के साथ तुल्यांकी चालकता में कमी अंतर आयनिक आकर्षण के फलस्वरूप आयनिक चालों में कमी है, ना कि आंशिक वियोजन। यह डेबाय हक्कल के सिद्धांत का आधार है। वैद्युत क्षेत्र में आयन का औसत विस्थापन इलेक्ट्रोड्स की ओर होता है। डेबाय हक्कल सिद्धांत के अनुसार प्रयुक्त विभव की उपस्थिति पे आयनिक चालों या तुल्यांकी या मोलर चालकता में परिवर्तन निम्नलिखित दो कारणों से होता है। पहला कारण हम देखें वो है असमित या शिथिल प्रभाव यानी एसिमेट्री और रिलैक्सेशन इफेक्ट। विलयन में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है, अर्थात प्रत्येक धनायन के चारों ओर ऋणायनों का समूह तथा प्रत्येक ऋणायन के चारों ओर धनायनों का समूह रहता है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जो धनायन है इसके चारों तरफ ऋणायनों का समूह है। यह विपरीत आवेशित आयनों का समूह आयनिक परिमंडल यानी आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाता है। किसी भी विभव की अनुपस्थिति में यह आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो आवेशित आयन के चारों ओर सिमेट्रिकल वे में व्यवस्थित रहता है। किंतु जब हम ऋणायन आवेश के
परिमंडल से घिरा है। जब विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहित की जाती है तो विभव लग जाता है और यह आयन अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड्स की ओर चलने लगता है, अर्थात धनायन कैथोड की ओर तथा परिमंडल एनोड की ओर चलने लगता है, जिससे आयनिक परिमंडल जो कि एटमॉस्फेयर है, आयनिक एटमॉस्फेयर, उसकी जो सिमेट्री है वो नष्ट हो जाती है तथा अर्थात विकृत या एसिमेट्रिकल हो जाती है। जैसे कि हम देखें इस चित्र में, यहाँ पर विभव भी लगा है तो जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन विभव लगने पर जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जा रहा है और जो एनायंस है जिसके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर है वो एनोड की तरफ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कैटायन आगे शिफ्ट हो रहा है और एनायन पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो एनायनिक मंडल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जब ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है तो जो प्रयुक्त आकर्षण बल चारों ओर समान ही रहता है और तो जिस तरफ आयन गतिशील होता है उस उधर कम और उसके पीछे की ओर जो आयन्स है वो अधिक होते हैं, अर्थात आयनिक परिमंडल में कुछ जड़त्व होने के कारण वह गतिशील आयन की नई स्थिति में स्वयं का पुनः समायोजन नहीं कर सकता है, अर्थात गतिशील आयन के साथ स्वयं को तत्काल संयोजित करने में आयनिक परिमंडल का कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे रिलैक्सेशन कहते हैं। केंद्रीय धनायन के पीछे की ओर ऋण आयनों का अधिक्य होने के कारण धनायन की गति की विपरीत दिशा में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण यानी घर्षण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रैग लगता है, जो उसके पीछे की ओर आकर्षित करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब ये विपरीत होता है तो कैटायन के जो पीछे है वो नंबर ऑफ एनायन ज़्यादा है, तो उसका जो पुश होता है, जो कैटायन है वो एक तरफ कैथोड की तरफ आगे बढ़ रहा है और पीछे से एनायन भी उसको अपनी तरफ पुश कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि नई स्थिति में धनायन की गति की जो होती है वो उसकी चाल को कम कर देता है। जो कैटायन की चाल है वो अगर पीछे एनायन ही होते तो ज़्यादा गति से बढ़ता, लेकिन पीछे जो एनायन उसको पुल कर रहे हैं वह उसके इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने की चाल को कम कर देता है। आयन की चाल पर यह जो प्रभाव है वो एसिमेट्रिकल अथवा रिलैक्सेशन इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि आयनिक परिमंडल की असीमिति या शिथिलता के कारण उत्पन्न होता है। अगर आयन असीमित नहीं होता तो वो उसको चारों तरफ से एक समान ही प्रभाव उत्पन्न होता। तो हम देखते हैं कि B बराबर है 8.20 into 10 raised to the power 5 अपॉन विद इन द ब्रैकेट्स dt raised to the power 3/2। अब हम देखते हैं दूसरा जो कारण है वो है वैद्युत कण संचलन प्रभाव यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। केंद्रीय आयन की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हुए जो आयनिक परिमंडल से संयुक्त विलाय के अणु हैं वो घर्षण प्रभाव उत्पन्न करके केंद्रीय आयन की गति को मंद कर देते हैं। उदाहरणतः जब कोई धनायन कैथोड की ओर चलता है तो उसके माध्यम जल में से होकर गुजरना पड़ता है, जो स्वयं माध्यम यानी ऋणायन परिमंडल के साथ विपरीत दिशा की ओर गमन करता है। अतः यह विपरीत धाराएं आयनों की चाल को मंद कर देती हैं तथा आयन की चाल घटती है। आयन की चाल पर यह प्रभाव वैद्युतीय कण संचलन प्रभाव कहलाता है और हम कहते हैं इसका मतलब है जो इसका मान आता है वो है A = 82.48 अपॉन dt विद इन द ब्रैकेट्स रेज टू द पावर हाफ n। तीसरा है माध्यम प्रभाव यानी मीडियम इफेक्ट। आयनों की गति माध्यम की श्यानता पर भी निर्भर करती है। माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी आयन की गतिशीलता उतनी ही कम होगी। उपर्युक्त तीनों कारक आयनों की चाल को धीमा करने में सहायक होते हैं, परंतु अनंत तनुता पर ये तीनों जो प्रभाव हैं वो उपेक्षणीय हो जाते हैं। अतः किसी तनुता पर इनका प्रभाव सांद्रण के वर्गमूल अर्थात √c के समानुपाती होता है, अर्थात λv = λ∞ k√c। इसमें स्थिरांक के विलायक की विस्कासिता तथा परावैद्युतांक पर निर्भर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।